हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपका ये पेज 1 जो था इसको कम्प्लीटली रीड कर लिया था ग्रुप 18 के, और मैंने आपको ये टेबल्स वगैरह बहुत अच्छे से समझा दिए थे। अब आइए इसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी इसको हमने उसी टेबल्स के अंतर्गत डिस्कस कर लिया था, तो ये वाली चीज़ें हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो हमें रीड करना है वो हमें रीड करना है यहाँ पे ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन, ठीक है। तो इस फिज़िकल वाले प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। ओके, तो देखो ये एक फैक्ट है आपका, जितनी भी नोबल गैसेज हैं आपकी, दीज ऑल आर मोनो एटॉमिक, यानी ये मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि ये सिर्फ सिंगल स्पीसीज की तरह एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपका O2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह से N2, तो इसमें भी क्या है आपका 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से हो गया P4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे टेट्राटॉमिक। N2 डाई एटॉमिक, O2 2 हैं तो डाई एटॉमिक। तो नोबल गैसेस क्या हैं, दीज ऑल आर मोनो एटॉमिक, यानी ये कभी भी इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करेंगे। यानी आप कभी नियॉन का फॉर्मूला ऐसा नहीं देखोगे कि Ne2 लिख दिया जाए, या आप कभी जेनॉन का ऐसा नहीं फॉर्मूला देखोगे कि Xe3 लिख दिया जाए। तो ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सिंपली आपका ये जो एग्जिस्ट करती हैं वो नियॉन, जेनॉन, इस तरह से, यानी सिंगल स्पीसी, यानी यहाँ पे आप जेनॉन 1 ही होगा, जैसे जेनॉन 1 इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेंगी। 1 नहीं लिखते, इसीलिए हम इसको सिंपली जेनॉन कह देते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, ठीक। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छा स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम और देखते हैं। देखो, इसको आप एक सिंपल ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि वाटर लाइक हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वाटर लाइक हैं पर प्लस वाटर इनसॉल्युबल है। इस ट्रिक से आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसका मैं मतलब समझाता हूँ, वाटर लाइक और वाटर इनसॉल्युबल का मैं मतलब क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे पानी है, तो हम बचपन से क्या पढ़ते आते हैं, पानी का ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है। तो उसी तरह से नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, दीज ऑल आर कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, और ऑर्डरलेस। जो वाटर की प्रॉपर्टी है उसी तरह से वाटर इनसॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती। इनसॉल्युबल से अच्छा मेरे को शब्द लिखना चाहिए, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक, वाटर लाइक और वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इन सारी बातों को समझ लिया। अब एक बार यहाँ पे और है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही डील करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये वेरी लो होता है, वेरी लो होता है। अब इसके लिए हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है सर, कि इसके लो होने का इतना क्यों लो है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, तो आप बोलते हो कि अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा हमको बॉन्ड ब्रेक करना होगा, यानी उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, तभी तो वो स्ट्रांग हो पाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, वो सभी की सभी क्या है आपकी मोनो एटॉमिक हैं। तो मोनो एटॉमिक है तो बॉन्ड तो है ही नहीं, इसीलिए क्या है, ये बहुत ही वीक हैं। अच्छा, अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वंडरवॉल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वंडरवॉल बॉन्ड क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, लेकिन एज अ रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ कि देखो, जैसे मान लो ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से मान लो अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे है और इस तरह से एक ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो इस तरह का अट्रैक्शन होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वंडरवॉल बॉन्ड्स कहते हैं। यानी 2 अलग अलग एंटिटीज़ के बीच में
सेपरेट है। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइपोल क्रिएशन की वजह से जो भी अट्रैक्शन होता है उसी को हम टर्म क्या करते हैं, वॉन डर वाल बॉन्ड्स करते हैं। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि जैसे मान लो एक जेनॉन का मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा जेनॉन का मॉलिक्यूल इधर है, तीसरा जेनॉन का मॉलिक्यूल इस तरह से, तो इनके बीच में क्या है ना, इस तरह से जस्ट एक वॉन डर वाल अट्रैक्शन प्रेजेंट है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए इनका जो रेडियस भी होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है। रेडियस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि मान लो अगर ऐसा हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि जेनॉन और जेनॉन बॉन्ड बनाते, तो अगर बॉन्ड बनाते तो इनका ये जो रेडियस होता, ये रेडियस होता, लेकिन इस तरह की कंडीशन तो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब क्या होगा, एक्चुअल बॉन्ड तो है नहीं, एक्चुअली क्लोज होते तो रेडियस कम होता, लेकिन एक जेनॉन यहाँ है और दूसरा जेनॉन यहाँ है, अब बहुत दूर दूर है और इनके बीच में है वॉन डर वाल अट्रैक्शन। तो इतनी बड़ी जो डिस्टेंस है, अब इसको बाई 2 करोगे तब तो आपको रेडियस मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, इसीलिए इसका रेडियस भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, हम समझ गए। अच्छा, एक यहाँ पे फैक्ट वाली बात और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी नोन कंपाउंड्स हैं, सॉरी जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, उसमें जो मेरे पास हीलियम है ना, इसका क्या होता है, लोवेस्ट आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आप स्टार करके नोट कर सकते हो। जैसे कहीं भी आप अपने बोर्ड में जब कोई आंसर लिख रहे हो ना, तो कोई इंपॉर्टेंट बात अगर आपको कोट करनी हो तो इस तरह के छोटे छोटे आप कोटिंग कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हीलियम जो है उसका क्या होता है, लोवेस्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैरा था हमारा, उसको हमने पूरी तरह समझ लिया। अब वहाँ पे एनसीईआरटी पर रिटर्न चलता। चलो देखो, यहाँ पे हम रीड करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा गया जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सभी क्या हैं, आपकी मोनोएटॉमिक, हमने समझ लिया। और देखो कलरलेस, फिर ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, पानी के जैसा, और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर इसको मैं दूसरे कलर से शो कर दूं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सब देखो क्या है, काफ़ी लो है, ये सभी क्या हो गया, लो हो गया। और हीलियम का यहाँ पे ये देखो, हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अच्छा देखो एक लास्ट में यहाँ पे फैक्ट वाली लाइन लिख रखी है कि इट हैज़ अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, चाहो तो आप कट कर लो, वरना अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि हीलियम को क्यों नहीं हम ग्लास या प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो क्या करता है, डिफ्यूज़ कर जाता है, तो ये भी है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। ये एक यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वाई। एकदम अच्छे समझा दिया आपको कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हो तो सिंपली आप पढ़ सकते हो कि कोई इंटरएक्टिव फोर्सेस नहीं होती है एक्सेप्ट डिस्पर्सन फोर्सेस, जिसी को हम क्या कहते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ये इसका आपका कारण यहाँ पे था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपका इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आपका एक टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो उस टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे को याद है कि एक लास्ट में टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, तो उसको भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। जो भी रिलेटेड होगा ना इसमें, तो उसको हम देख लेंगे। हाँ ये रहा, देखो ये क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आपका दिस क्वेश्चन। ठीक, 7.39 देखो क्या क्वेश्चन है, वाई डू नोबल गैसेज हैव कंपेरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस। इनका एटॉमिक रेडियस लार्ज क्यों होता है, तो हमने समझ लिया ना कि एक अगर मान लो जेनॉन का मॉलिक्यूल ये है और दूसरा जेनॉन का मॉलिक्यूल ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, आपका वॉन डर वाल अट्रैक्शन लगने वाला है। तो वॉन डर वाल अट्रैक्शन लगेगा तो काफ़ी दूर दूर होंगे, तो रेडियस जो डिफाइंड होगा तो इसी को तो हम इस डिस्टेंस का ही तो 2 करेंगे, तब तो हम वॉन डर वाल रेडियस निकालेंगे। इसीलिए क्या होता है, इनका रेडियस काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो होप करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थे हमने देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी से एक्सप्लेनेशन भी देखा। और ये अब इसी तरह से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलो इसको हम देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये हमारा है अगला टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलो इस देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या समझनी है। इसमें देखो बहुत सिंपल सी लाइनें लिख रखी हैं, वही हमको थोड़ा बहुत इसमें रीड आउट कर लेना है। देखो इसको मैं, चलो देखते हैं इसको। पहली लाइन क्या है कि नोबल गैसेज आर
लीस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे बहुत ही कम रिएक्टिव करते हैं। हमें पहले से पता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से क्या होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है इज अट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक तो ये है। दूसरा जो कारण और देखते हैं वो क्या होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है, यहीं पे समझ लेते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो एक तो क्या है कि जिस चीज़ों का भी क्या होगा, ऑक्टेट आपका फील्ड होगा, जब ऑक्टेट फील्ड होगा तो उसकी ऐसे ही क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट इससे हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अब रिएक्टिव होने के लिए आइदर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन उसमें देना पड़ेगा। अब नोबल गैसेस क्योंकि ये क्या है आपकी फुली फील्ड हैं, अगर ये फुली फील्ड है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहती हैं, ये वाली टेंडेंसी भी नहीं है इस, और ना ही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहती हैं, ये वाली टेंडेंसी भी नहीं है। तो यही दो फैक्टर आपका मिला के इसको क्या कर देते हैं, ओवरऑल अनरिएक्टिव बना देते हैं। तो इसी की एक छोटी सी इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पैरा के ऊपर मूव करते हैं। अब हम समझेंगे आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करेगा रिगार्डिंग नोबल गैसेस। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसीड। देखिए आपको पता चल गया कि जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं। दीज ऑल आर अनरिएक्टिव इन नेचर। तो इसीलिए काफ़ी अनरिएक्टिव हैं, इसीलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम इनका कोई भी कंपाउंड हम बना ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये अनरिएक्टिव नेचर की हैं, इसीलिए इनका हम कंपाउंड कभी बना ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए हमको लगता था कि इनके कोई कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1962, बुक में लिखा भी हुआ है आपके, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट को पहले किया, एक्सपेरिमेंट 1 और एक एक्सपेरिमेंट हुआ 2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। पहले एक्सपेरिमेंट 1 को हम देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन कराया आपका PtF6 के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन का PtF6 के साथ में रिएक्शन कराया तो इन्होंने क्या पाया, एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया O2+ और PtF6-, ये कंपाउंड बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो आप यही सोच रहे हो दिमाग में कि इससे हमारा नोबल गैस का क्या रिलेशन है, यहाँ तो ऑक्सीजन, प्लैटिनम और फ्लोरीन की बातें हो रही हैं। तो इस तरह का एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो O2 गैस होती है, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये क्या होती है, 1175 किलो जूल पर मोल इनवर्स, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। सिमिलरली जो आपकी जेनॉन गैस होती है, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये होती है 1170 किलो जूल पर मोल, ये दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इन साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जब यार यहाँ पे ऑक्सीजन इस PtF6 के साथ में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना दे रहा है और ऑक्सीजन और जेनॉन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, 5 किलो जूल का अंतर है, कोई खास अंतर तो है नहीं। तो क्यों ना मैं एक बार जेनॉन को भी रिएक्शन करा के देखूँ PtF6 के साथ में, क्या पता ये रिएक्शन कर जाए। तो इन्होंने सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, इन्होंने जेनॉन को PtF6 के साथ में रिएक्शन कराया और सरप्राइजिंगली आपका कंपाउंड बन गया Xe+ PtF6-, ये कंपाउंड बन के आपका तैयार हो गया। और ये कंपाउंड क्या था, एक आपका रेड कलर का यहाँ पे कंपाउंड बन के तैयार हो गया। तो ये एक रेड कलर का था, लिख येलो से है, समझिएगा ये रेड कलर का है, ठीक है। तो रेड कलर का एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमें पता चला कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना सकती हैं। तो अब आपको आइडिया लगा होगा कि ये फर्स्ट वाली रिएक्शन से इनको कैसे समझ में आया कि हमें इसका कंपाउंड बनाना, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड जेनॉन, ठीक है। और इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट के बाद फिर तो लाइन लग गई आपके कंपाउंड्स की, डिफरेंट चीज़ों की। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा, यहीं पे समझ लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि नोबल गैसेस तो कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, नोबल गैसेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, आपकी कंपाउंड का फॉर्मेशन तो इनका हो रहा है, ये तो अब हमें पता चल गया। तो अब डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई कि कौन कौन सी नोबल गैसेस कंपाउंड बना रही हैं। तो एक बार मैं लिखता हूँ, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी गैसेस पे देखा गया। लेकिन सरप्राइजिंगली
अभी भी जब हमने एक्सपेरिमेंट करने पे देखा तो हीलियम, नियन और आर्गन इनके एज सच कोई भी कंपाउंड हमें ना के बराबर मिले, यानी नहीं ही एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसा इनका मान सकते हो। कंपाउंड किसके किसके एग्जिस्ट करते हैं? इन तीनों के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, इन तीनों के एग्जिस्ट करते हैं। उसमें भी अगर प्रायोरिटी दूँ तो फर्स्ट नंबर पे आपका जेनॉन, सेकेंड नंबर पे क्रिप्टॉन और थर्ड नंबर पे रेडॉन। इस तरह का एक सीक्वेंसिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड हमें पता है वो जेनॉन के, फिर थोड़े बहुत क्रिप्टॉन के और सबसे कम रेडॉन के। रेडॉन रेडियो एक्टिव गैस भी है तो उतना ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी भी नहीं है, ठीक है। जेनॉन के तो कई सारे कंपाउंड हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ही, तो उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। क्रिप्टॉन पे अगर हम देखें, इस क्रिप्टॉन पे अगर हम देखें तो इसका एक कंपाउंड KrF2, ये बहुत ही डिटेल में आपका स्टडी किया गया है। सिमिलर पैटर्न पे RnF2 भी बनाने की कोशिश की गई है, बना तो है, इसके डिस्कवरी के प्रूफ तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में स्टडीज़ के ऊपर नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत है, तो आपको समझ में आ गया कि इसीलिए इस चैप्टर में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टडी कंपाउंड है जेनॉन के ऊपर, उसी के सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस से लेके स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ, ठीक है। अब एक बार चलते हैं NCERT, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सभी लिखा गया है, यहाँ से मैं काम की चीज़ अंडरलाइन करता हूँ। देखो ये जो 1962 में जो नील बार्लेट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड, एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया इन्होंने, O2 प्लस PtF6 माइनस। फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, ऑक्सीजन की, एंड देन जेनॉन की, ये क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन्होंने यही प्रयास किया सेम कंपाउंड के ऊपर, और आप देखो जेनॉन की मदद से इन्होंने क्या बनाया, XePtF6 बाय मिक्सिंग PtF6 एंड जेनॉन। तो जो मैंने वहाँ पे आपको बातें बताई वही यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में बनाया, और इसी के बाद क्या हो गया, हमारा आपका कंपाउंड बनने की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स क्या है, काफ़ी कम है, जो मैंने आपको बताया KrF2 हैज़ बीन स्टडीड इन डिटेल, इसको पढ़ा गया है। और रेडॉन जो कि एक रेडियो एक्टिव गैस है, इसी वजह से उसके ज़्यादा कंपाउंड्स हमें देखने को नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पे RnF2 ही एक ओनली कंपाउंड है जिसको थोड़ा बहुत हमने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपका, यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये वाला। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड, उसको हम बाद में देखेंगे, अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको यहाँ पे एक बार हम ज़रूर देख लेते हैं। देखते हैं इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो 7.34, वाई इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। ये डिफ़िकल्ट क्यों है इसकी स्टडी करना? तो मेरे को लगता है आप सभी लोग को आंसर पता ही होगा कि ये जो मेरी रेडॉन गैस है, पहली बात तो क्या है, ये आपकी रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव है। आपको पता ही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो रेडियो एक्टिव है। एक तो ये इसके स्टडी को डिफ़िकल्ट बनाता है। दूसरा पॉइंट आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो कि जो इसकी हाफ लाइफ होती है ना, वो हाफ लाइफ जो होती है ये क्या होती है, वेरी लेस होती है, बहुत ही कम हाफ लाइफ होती है। इसके वजह से भी हम इसको स्टडी नहीं कर पाते। कितनी होती है हाफ लाइफ इसकी? 3.82 डेज़ की इसकी हाफ लाइफ पाई जाती है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, चाहो तो रिमेंबर करो, वरना ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लिख सकते हो, हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इस वजह से भी होता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी स्टडी क्या होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक हमने थोड़े बहुत टॉपिक्स को कवर किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर फिर हम इसे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।